वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन का 180 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है। इसके अलावा जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कंटेंट तैयार करने में दोस्तों 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं वेग। जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलती है उसे वेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन की गति की माप की इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पवन की गति के माप की इकाई को कहा जाता है जहाज मील। अगला प्रश्न देखते हैं, इको डैश की वजह से होता है? तो दोस्तों इको होता है ध्वनि की प्रतिबिंब की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, आमतौर पर जब नींबू का रस बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तो किस गैस का उत्पादन होता है? तो दोस्तों वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आमतौर पर जब नींबू का रस बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब लाल लिटमस पत्र एक अम्ल में डुबाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र डैश रंग में बदलता है? तो दोस्तों यह बदलता है नीला रंग में। जब लाल लिटमस पत्र एक अम्ल में डुबाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र नीला रंग में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परागण क्या है? तो दोस्तों परागण है पराग कोश से वर्ती काग में पराग का हस्तांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक कौन सा है? तो दोस्तों प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है सेलुलोज। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी जीव विज्ञानी द्वारा आसानी से पहचाना जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय समुदाय क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी जीव विज्ञानी द्वारा आसानी से पहचाना जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय समुदाय कहलाता है बायोम। अगला प्रश्न देखते हैं, धूम्रपान सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है? तो दोस्तों धूम्रपान सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है निलंबित कणों को। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में सबसे पहले किसने बताया था? तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में सबसे पहले बताया था चार्ल्स फोरियर ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के हर प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कितने नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी गई है? तो दोस्तों राज्य के हर प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा के लिए 750 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, वे बिहार के किस शहर से हैं? तो दोस्तों वे बिहार के मोतिहारी शहर से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक दल यूनाइटेड रशियन पार्टी के विधायक अभय कुमार सिंह का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों अभय कुमार सिंह का जन्म हुआ है बिहार के पटना शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार वर्ष 2021 में
किस चिकित्सक को दिया गया है? तो दोस्तों वह चिकित्सक का नाम है डॉक्टर शंकरनाथ झा। राज्य का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार वर्ष 2021 में डॉक्टर शंकरनाथ झा जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जदयू राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। वे कितनी बार राज्यसभा सांसद बने थे? तो दोस्तों हाल ही में जदयू राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। वे 7 बार राज्यसभा सांसद बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व सांसद, पूर्व राजदूत व स्तंभकार डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस का 84 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों वह नियुक्त किए गए थे कंबोडिया तथा लाओस देश के राजदूत के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केन बेतवा नदी परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों केन बेतवा नदी परियोजना की अनुमानित लागत है 44,605 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022-23 में उद्योग के आवश्यक कोयला गैसीकरण और कोयलों को रसायनों में बदलने के लिए कितनी पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों वर्ष 2022-23 में उद्योग के लिए आवश्यक कोयला गैसीकरण और कोयलों को रसायनों में बदलने के लिए 4 पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस दर से बढ़ने का अनुमान है? तो दोस्तों इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6% दर से बढ़ने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी को किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों शांति श्री धूलीपुड़ी को पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रथम महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी बेस्ट ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2022 की सूची में प्रथम स्थान दुबई को दिया गया। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर है लंदन। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति सैटर्निनो डेला फुएते का 18 जनवरी 2022 को 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों वे निवासी थे स्पेन देश के। अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों फीफा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों फीफा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब दिया गया है एलेक्सिया पुतालेस को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वर्गों में
कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो दोस्तों 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा कृषक तथा मुसलमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2M3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था, वह थे H.S. अलकाट, जबकि बाल गंगाधर तिलक तथा एस सुब्रमण्य अय्यर तथा एनी बेसेंट, यह तीनों का योगदान दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना में था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो दोस्तों वह थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था M.N. रॉय। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संतालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों वह क्षेत्र था भागलपुर तथा राजमहल का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो दोस्तों 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बवाई आंदोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वर्ष 1934 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर फांसी दी गई थी खुदीराम बोस जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चौकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चौकी से संबंधित कथन जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी सचिनाथ सान्याल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में कपास की खेती के लिए
सबसे आदर्श क्षेत्र है डेक्कन का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्य में कौन सा भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो दोस्तों वह राज्य है असम। भारतीय राज्य में असम राज्य जो कि भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मलेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अम्लवृष्टि का कारण है? तो दोस्तों अम्लवृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो दोस्तों वह ग्रह है बुध। बुध ग्रह जो कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बेकाल झील। अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों गवर्नर को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1989 के आम चुनाव में वैश्य को पहली बार वोट डालने का अधिकार किस उम्र में मिला था? तो दोस्तों 1989 में आम चुनाव में वैश्य को पहली बार वोट डालने का अधिकार 18 उम्र में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें भारत की राजभाषा सूचीबद्ध की गई है? तो दोस्तों भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की राजभाषा सूचीबद्ध की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेता है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य विधान परिषद के सदस्य, जबकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ शासित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेता है, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जाता है? तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह थे जीवी मावलकर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला सेट नंबर 4 को। पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण को, बीटा कण को तथा गामा कण को। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो दोस्तों आसान सा है, इसे निकाल लीजिए, जितना भी है सबको गुना कर दीजिए 100 × 10 × और इसे डिवाइड कर दीजिए 1000 से, आपका आंसर आ जाएगा। 3 0 से 3 0 ख़त्म, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी? तो दोस्तों इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए डायरेक्ट। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? तो दोस्तों सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो दोस्तों एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो दोस्तों डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी वर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जैव पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है प्राणी के बीच का अंतर संबंध को, पादप के बीच का अंतर संबंध को तथा पादप प्राणी के साथ इनके वातावरण से स्थापित संबंधों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रदूषक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रदूषक तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत में पहली बार कहाँ पर छिद्र देखा गया था? तो दोस्तों ओजोन परत में पहली बार छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका के हिम मंडित प्रदेश यानी कि स्कैंडिनेविया के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 11 फरवरी 2022 को किस नदी पर बन रहे सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुंच पथ का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है?
तो दोस्तों वह नदी है गंगा नदी पर। 11 फरवरी 2022 को गंगा नदी पर बन रहे सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुंच पथ का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का कितना हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा? तो दोस्तों गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का 416 किलोमीटर हिस्सा बिहार से गुजरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार का निधन हुआ जिन्हें मैथिली उपन्यास मरीचिका हेतु 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों वह साहित्यकार का नाम है लिली रे। हाल ही में मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है जिन्हें मरीचिका हेतु 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों बिहार है 9वां स्थान पर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार 9वां स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह जिला है खगड़िया जिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत खगड़िया जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम के 43 शहरों में बिहार के कितने शहर हैं? तो दोस्तों 43 शहरों में बिहार के 9 शहर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गानों में अपनी आवाज़ देने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष में 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें भारत रत्न किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों उन्हें 2001 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को 11वीं सदी के वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में कितनी फुट लंबी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण कर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को 11वीं सदी के वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण कर राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अनुभवी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। उन्हें किस खेल के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों उसे पुरस्कृत किया गया है हॉकी खेल में। PR श्रीजेश जी का संबंध है हॉकी खेल से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत रूस के संयुक्त उद्यम BAPL द्वारा तैयार ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए भारत को किस देश से पहला निर्यात ऑर्डर मिला है? तो दोस्तों भारत को फिलीपीन देश से पहला निर्यात ऑर्डर मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं,
वर्ष 2021 में यूट्यूब से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मिस्टर बीस्ट जिमी डोनाल्डसन किस देश के निवासी हैं? तो दोस्तों वर्ष 2021 में यूट्यूब से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मिस्टर बीस्ट जिमी डोनाल्डसन जो निवासी हैं अमेरिका देश से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी 2022 को पहली सुरक्षा नीति पेश की है? तो दोस्तों पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी 2022 को पहली सुरक्षा नीति पेश की है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी इतिहास में पहली बार किस अश्वेत महिला का चेहरा सिक्कों पर अंकित किया गया है? तो दोस्तों वह अश्वेत महिला है माया एंजेलो। अमेरिकी इतिहास में पहली बार माया एंजेलो जी का चेहरा पहली बार सिक्कों पर अंकित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 जनवरी 2022 को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनकी सेवाओं हेतु नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है क्लाइव लायड। 12 जनवरी 2022 को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा क्लाइव लायड को क्रिकेट में उनकी सेवाओं हेतु नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो दोस्तों करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था हिंसा के सीमित उपयोग को। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो दोस्तों 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया को लिखा है ताराचंद ने। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 5 से, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार को लिखा गया है के दत्ता के द्वारा। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 6 से, यानी कि आनंद मठ लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, यानी कि प्रीसेप्ट ऑफ जीसस को लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ई का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, यानी कि आवर इंडियन मुसलमान को लिखा गया है W हंटर के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों वह आंदोलन था वाइकोम सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद करके रखा गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो दोस्तों बिहार के वह क्रांतिकारी नेता का नाम है प्रोफेसर ज्ञान साहा, जिसने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तरुण भारत संघ संबंधित था। तो दोस्तों तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्रनाथ घोष तथा मनोहर बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह एवं वेंकुट शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी। तो दोस्तों बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी क्रांतिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा विशाल नदी बेसिन कौन सा है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा विशाल नदी बेसिन है कृष्णा बेसिन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। झूमिंग कृषि करते हैं। तो दोस्तों झूमिंग कृषि करते हैं खासी जनजाति लोग, जो कि मेघालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न नदियों में से किसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों वह मूल अधिकार है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह तीनों दोस्तों मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है? तो दोस्तों केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा द्वारा विचारक भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो दोस्तों लोकसभा द्वारा विचारक भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला सेट यानी कि सेट 5 का पहला प्रश्न से देखते हैं, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित कितना है? तो दोस्तों ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग में कितना है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग में है 8.5 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टील को कठोर बनाने के लिए बढ़ाई जाती है? तो दोस्तों स्टील को कठोर बनाने के लिए बढ़ाई जाती है मैग्नीज की मात्रा को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धातु से बनी मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों को बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों वह धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु से बनी मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण में हानि होती है? तो दोस्तों एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण से हानि होती है ऊर्जा की। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा मौसमी परिवर्तन किस वायुमंडल में होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा का सर्वप्रमुख कारक क्या है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का सर्वप्रमुख कारक है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है,
राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोध गया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोध गया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? आपको बताना है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान है 2,37,691 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में सर्वाधिक परसेंट आवंटित किस विभाग में किया गया है? तो दोस्तों वह विभाग है शिक्षा विभाग, जिसमें सर्वाधिक आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में शिक्षा पर कुल 39,192 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट आकार का कितना परसेंट खर्च किया जाएगा? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट आकार का 48.16% खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट परिव्यय कितना है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट परिव्यय है 5,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी 2022 को किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA नियुक्त किया है? तो दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है वी अनंत नागेश्वरन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पूर्व CM कल्याण सिंह तथा विद्वान राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत तथा प्रभा अत्रेय सहित 4 विभूतियों को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो दोस्तों इन सभीयों को नवाजा गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस के मौके पर 4 राजपूताना राइफल की ओर से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसे सम्मानित किया जाएगा परम विशिष्ट सेवा मेडल से। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन हेतु ICC का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ICC का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंधना जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट पर विगत 50 सालों से निर्वात जल रही अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलय कर दिया गया है? तो दोस्तों वह युद्ध है भारत पाक युद्ध, जो कि 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के डॉक्टरों ने सूअर के हृदय को सफलतापूर्वक इंसान में प्रत्यारोपित किया है? तो दोस्तों अमेरिका देश के डॉक्टरों ने सूअर के हृदय को सफलतापूर्वक इंसान में प्रत्यारोपित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2022 के 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन वाली दुनिया की पहली कंपनी जनवरी 2022 में बनी है? तो दोस्तों वह कंपनी है एप्पल। एप्पल कंपनी $3 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन वाली दुनिया की पहली कंपनी जनवरी 2022 में बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को 12वें ग्लोब सॉकर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का माराडोना पुरस्कार खिताब दिया गया है। वह किस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं? तो दोस्तों वह खेलते हैं बायर्न म्यूनिख क्लब से। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय गोल में सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो दोस्तों द्वितीय गोल में सम्मेलन असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? तो दोस्तों रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टन की संधि किसके साथ की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टन की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था जो कि 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण आंदोलन था एक? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन था एक किसान आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतीहारी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो दोस्तों गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, डोल ड्रम होते हैं? तो दोस्तों डोल ड्रम होते हैं विषुवत रेखा के परितः वह कम दबाव वाले क्षेत्र जहां पवन काफ़ी मंद तथा समुद्री काफ़ी शांत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो दोस्तों सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया था सुएज ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अवस्थित है। तो दोस्तों भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है पौडजल मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नीम झीलों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाली कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील है कुंचिकल झरना, जो कि कर्नाटक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है लेह में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कितना है। तो दोस्तों विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो दोस्तों भारत का वह राज्य है उत्तर प्रदेश, जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो दोस्तों राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार का सरकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है। तो दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख है राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो दोस्तों कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है नीति निषेध सिद्धांत में। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए। तो दोस्तों सरकारिया आयोग गठित हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का वह भाग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो दोस्तों हम न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था रखते हैं भारत और यूएसए दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। थैंक यू दोस्तों।